हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। SB क्यूरियस में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्यार और समर्थन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं आपको आज इस वीडियो में जानकारी देता हूं। जो भारतीय IPC है, CRPC और साक्ष्य अधिनियम है, उसमें बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। यानी कहें तो वो पूरी तरह से लगभग बदल जाने वाला है। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बात बताना चाहता हूँ, और जो भी इसमें शब्दावली है, क्लिष्ट है, उसको आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। देखिए, इसमें लिखा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय दंड संहिता, ये मैंने लिख करके आपको बताना चाहा है क्योंकि इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो अगर पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो लोग, उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये देख देख के ज़्यादा समझ में आता है, पढ़ के ज़्यादा समझ में आएगा। मेरे बोलने से मान लीजिए बस सुनना रहेगा। इस तरह से जो शब्द हैं वो सामने दिखेंगे, तो इसमें जो तरह की कोई क्लिष्ट शब्दावली है उसको मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय दंड संहिता IPC और दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट में संशोधन के लिए लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए हैं। ये विधेयक अब संसदीय समिति के पास रिव्यू के लिए भेज दिए गए हैं। ये संसदीय समिति क्या है? ये जो संसदीय समिति है, ये संसदीय समिति लोकसभा की असिस्टेंट होती है, संसद की असिस्टेंट होती है। जैसे किसी कार्यालय में क्लर्क होता है, उसी तरह से ये जो संसदीय समिति है, ये लोकसभा के असिस्टेंट का कार्य करती है और ये जिम्मेदारी निभाती है जो भी कार्यालय संबंधी काम होते हैं। क्योंकि संसद के पास बहुत सारे कार्य होते हैं, सीमित समय में बहुत सारे कार्यों की जिम्मेदारी होती है, तो सहयोगार्थ संसदीय समिति का निर्माण किया गया है। ये लोकसभा अध्यक्ष के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करती है। आगे देखते हैं। ये कानून भारत में अपराधों की अभियोजन प्रक्रिया की नींव है। अभियोजन प्रक्रिया यानी जब कोई अपराध कर देता है तो उसके ऊपर किस तरह से मुकदमा चलेगा, वो मुकदमेबाजी की जो प्रक्रिया है वही अभियोजन प्रक्रिया कहलाती है। कौन सा कृत्य अपराध है और उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, ये भारतीय दंड संहिता के तहत तय होता है, यानी IPC के तहत तय होता है। दंड प्रक्रिया संहिता में गिरफ्तारी, अन्वेषण और मुकदमा चलाने की विधि लिखी हुई। जो CRPC है उसमें किस प्रकार से, अब आपने गलती कर दी तो आप किस तरह से सज़ा दी जाएगी, आपको कितने तमाशे मारे जाएंगे, किस प्रकार के सज़ा आपके ऊपर साबित की जाएगी हो रही है, वो सारी प्रक्रिया, और आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, किसी अपराधी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होगा, वो सब जो है CRPC में है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जो भारतीय एविडेंस एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट, वो बताता है कि किसी केस के तथ्यों को कैसे साबित किया जाए, यानी प्रमाण कैसे इकट्ठा किया जाए, बयान कैसे दर्ज होंगे और सबूत पेश करने की जिम्मेदारी, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगी। बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत पेश करने की जिम्मेदारी किस पर होगी। जिस पर गृह मंत्री जी का कहना है कि ये कानून उपनिवेशवाद की विरासत है, उन्हें आज के हालात के अनुकूल बनाए। उपनिवेश यानी जब भारत देश गुलाम था, 300-400 वर्षों तक अंग्रेजों का मातहत था, उनके गुलामी में जी रहा था, तो ये उस समय बनाया गया। यानी ये 1860 के दौर की बात है, 1860 के दौर की बात है। उस समय की ये जो IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनका जो है जन्म हुआ था। इनको अंग्रेज़ों ने अपनी सुविधा के लिए कानून, हम भारतीय लोगों पर कानून चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए इनका निर्माण किया था। तो उसी पर ये गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि 1860 से 23 तक अंग्रेज़ों के बने हुए कानून के तहत आधार पर इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली चलती रही है। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून स्थापित होंगे और हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। परिवर्तन तो आएगा जरूर, क्योंकि अगर हम कानून अपने अनुसार बनाएंगे, अंग्रेज़ों ने कानून जो बनाया था वो अपनी सुविधा के अनुसार बनाया था कि कैसे कार्रवाई की जाएगी भारतीयों के ऊपर, उनके ऊपर अधिक से अधिक दबाव कैसे बनाया जाएगा। तो यदि हम कानून अपने इस समय वर्तमान समय के अनुसार बनाते हैं, तो जो ज़रूरतें हैं, जिस तरह की परेशानियाँ हैं, अपराध जिस अलग अलग तरह के बढ़ रहे हैं, उसके अनुसार हम अपने जो है IPC, CRPC को लिख सकते हैं, कानून को बना सकते हैं। तो ये तो बात है, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन तो आने वाला है। उन्होंने कहा, यानी गृह मंत्री जी ने कहा कि तीनों कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए हैं। इन्हें पहले ब्रिटिश संसद में पास किया गया और उन्हें उसके बाद यहाँ लागू किया गया। इन कानूनों में अब भी 475 औपनिवेशिक रेफरेंस हैं, जैसे कि क्राउन, यूनाइटेड किंगडम, लंदन गैजेट। यानी वही बात कि अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था तो अपने अनुसार बनाया था, अपनी सुविधा के अनुसार बनाया था कि किस तरह से शासन जो है चलाया जाए भारतीयों के ऊपर। आगे देखते हैं। गृह मंत्री ने बताया कि इन विधेयकों के जरिए कैसे बदलाव आएंगे, क्या क्या बदलाव आएंगे। देखते हैं क्या बदलाव आते हैं। भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 को पेश करने की वजह कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना और कानूनी प्रक्रिया का सरलीकरण बताया गया है। यानी जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसको सीमित समय में कैसे पूरा कर लिया जाए, न्याय दिलाने का काम हो जाए, और उसे न्याय व्यवस्था को किस तरह से मजबूत बनाया जाए, कानून व्यवस्था को किस तरह से मजबूत बनाया जाए, तो उसमें सुधार करने की कार्रवाई
कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री जी ने बताया। आगे है इंडियन एविडेंस एक्ट को हटाकर, इंडियन एविडेंस एक्ट को हटाकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाने वाले बिल में लिखा है कि मौजूदा कानून पिछले कुछ दशकों में देश में हुई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तरक्की से मेल नहीं खाता, इसलिए इसे बदलने की ज़रूरत है। कैसे बदलने की ज़रूरत, कैसे मेल नहीं खा रहा है आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ? क्योंकि इस समय जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप किसी का वीडियो बना लेते हैं, किसी का अपराध करते हुए किसी का वीडियो अगर उपलब्ध हो जाता है, फोटो उपलब्ध हो जाता है, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम इस समय वर्तमान में मौजूद है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है पेश हो जाता है, अपराधी को पेश कर दिया जाता है, या कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से बहुत सारे साक्ष्य इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसमें जिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अभी वैलिडिटी बहुत कम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो जो ये सब साक्ष्य तो होंगे ही, जो वीडियो हैं, फुटेज हैं, कॉल रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, इसका महत्व तो है ही। तो ये आज के जो चल रहा है समसामयिक दृष्टि से जो चीज़ें चल रही हैं उसके अनुसार साक्ष्य अधिनियम को बदला जाएगा, तो ये काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगा। सीआरपीसी को हटाकर भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 नामक विधेयक संसद में पेश हुआ है। इसका उद्देश्य न्याय प्रक्रिया में देरी को रोकना है, यानी जो तारीख पे तारीख मिलती रहती है उस प्रक्रिया को और ज़्यादा सरल बनाया जा सकता है, और इससे न्याय व्यवस्था जल्दी कार्रवाई कर सकती है। किसी न्यायालय के द्वारा किसी दोषी को कम समय में उसके आरोप से उसको, यदि वो निर्दोष है तो दोष से मुक्त किया जाता है, आरोप सत्य होता है तो उसको दंडित किया जाता है। नहीं तो क्या पता चलता है कि कोई 20 साल की उम्र में यदि अपराध किया होता है तो मुकदमा चलते चलते वो 50, 70, 80 या कभी कभी उसकी मृत्यु हो जाती है दंड देने से पहले, दंड मिलने से पहले। तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। इसमें आगे बताया गया है, कानून कहा गया है कि नए कानून में केस निपटारे की टाइमलाइन होगी और इसे फॉरेंसिक साइंस के इस्तेमाल का, इसमें फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल का भी प्रावधान होगा। टाइमलाइन यानी डेट लाइन, जैसे कि इस मुकदमे को 60 दिवस में निपटा दिया जाए, इसको 90 डेज़ में निपटा दिया जाए, 90 दिवस में, 3 महीने में निपटा दिया जाए। तो इस प्रकार का अपने भाषण में अमित शाह ने कहा कि भारत में इस समय कन्विक्शन रेट काफ़ी कम है। ये कन्विक्शन रेट क्या है? कन्विक्शन रेट है मुकदमे के निपटारे की दर। मुकदमा जो होते हैं उनके निपटारे की दर बहुत कम है। फॉरेंसिक साइंस की मदद से भारत सरकार इसे 90% तक ले जाना चाहती है। बिल्कुल, यदि अपराध हो रहा है तो उसके जो है शीघ्र उसका निपटारा किया जाए। इससे जो है जो दोषी रहेगा उसको दंड मिलेगा और जो निर्दोष रहेगा वो दोष से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, यानी दोषी कोई है तो उसको जल्द सज़ा मिल जाएगी, या निर्दोष है तो उसे बेवजह जेल में नहीं रहना पड़ेगा, वो दोष से मुक्त हो जाएगा। इन तीनों विधेयकों में मौजूदा तीनों कानून में कई परिवर्तन करने के प्रावधान है। इसके तहत राजद्रोह को अपराध नहीं माना जाएगा। राजद्रोह जो है, जब अंग्रेजों ने कानून बनाया था तो ये जो संहिता है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, ये राजद्रोह उसके शुरू में ही उन लोगों ने राजद्रोह को रख दिया था, क्योंकि वो अपने खिलाफ उठने वाले किसी भी कदम को, यानी कोई भारतीय जब उनका विरोध करता था तो वो कहते थे कि ये राजद्रोह है। तो उसको शुरुआत में ही उन्होंने आईपीसी में, सीआरपीसी में डिफाइन कर दिया था। तो ये चीज़ें अब राजद्रोह को अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक ना। अब अपना जो अपने भारतीय लोगों के ऊपर जो कानून अपने भारतीय संसद के द्वारा बनाया जाएगा उसमें जो है अब भाई जनता के साथ लोक कल्याण की बात सोची जाएगी। तो उसके अनुसार ये कह रहे हैं कि राजद्रोह को अब अपराध नहीं माना जाएगा। इसमें देखिए आगे क्या है, मई 2022 में ऐसा राजद्रोह को अपराध नहीं मानने के पीछे कारण क्या है। मई 2022 में राजद्रोह कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तब माननीय न्यायालय ने कहा था कि सरकारों को इस कानून के तहत कोई कठोर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हालांकि नए कानून के सेक्शन 150 के तहत एक नया अपराध जोड़ दिया गया है। इसके तहत भारत से अलग होने, पृथकतावादी भावना रखने या भारत की एकता और संप्रभुता को खतरा पहुंचाने को अपराध माना गया है। यानी यदि कोई जैसे पूर्वोत्तर भारत में रह करके अलग मांग उठती रहती है कि हमको अलग कर दीजिए, ये जो खालिस्तान समर्थक हैं ये देश विदेश में जो है समय समय पे सिर उठाते रहते हैं, तो इनको जो है ये संप्रभुता और एकता को यदि खतरा पहुंचाने का कदम उठाते हैं तो इसको अपराध की श्रेणी में रख दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो आतंकवाद है इसको भी इसमें डिफाइन किया गया है, इसको भी जोड़ा जा रहा है। ठीक है, ये जब अंग्रेज़ों का समय था तो उन्होंने उसे आतंकवाद नहीं कहा, उनके खिलाफ उठने वाले, उनके विरोध में उठने वाले हर कदम को वो आतंकवाद नहीं कहे, राजद्रोह कहे कि ये सीधे सीधे ब्रिटेन की महारानी के खिलाफ कदम उठाया जा रहा है। ठीक है, इस समय जैसे कोई भी गतिविधि होती है तो वो आतंकी गतिविधि उसको माना जाएगा, और यानी शासन प्रशासन के, सरकार के, देश के, जनता के खिलाफ यदि कोई ये आतंकी गतिविधि होती है तो उसे अपराध माना जाएगा। इसके लिए उम्र कैद या 7 वर्ष की सज़ा के प्रावधान का प्रस्ताव है। मौजूदा राजद्रोह कानून में उम्र कैद या 3 साल की सज़ा का प्रावधान है, जो कि हटा दिया जाएगा। कई अपराधों में जनरल न्यूटन बना दिया गया है।
कई अपराधों को जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है। जैसे कि यदि कोई किसी, आप मुकदमा देखे होंगे या सुनने में आता है, प्रार्थना पत्र लोग लिख के देते हैं कि हमारे पुत्री को या बहन को बहला फुसला करके भगा लिया गया फलाभियुक्तों के द्वारा, अपहरण हो जाता है या लोग भाग जाते हैं। तो ऐसे में इसमें केवल पुरुष वर्ग को ही टारगेट किया जाता है। इसमें महिला वर्ग को हमेशा जो है क्या माना जाता है कि ये शिकार हो रहे हैं या इनको विक्टिम बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं होगा। अब जो है समान जो है जेंडर न्यूट्रल यानी समान व्यवहार किया जाएगा। साथ ही कुछ नए अपराध भी जोड़े गए हैं। इसमें सिंडिकेट क्राइम भी शामिल किया गया है। इसके अलावा बम बनाने को भी अपराध माना गया है, बम बनाने को भी अपराध बनाया गया है। ये सारी चीज़ें हैं। हत्या की परिभाषा में 5 या उससे अधिक लोगों को जाति या धर्म के आधार पर मॉब लिंचिंग को शामिल किया गया है, जो कि पहले नहीं था। और इसके साथ साथ ये भी आप समझिए कि जो जैसे महिला संबंधी अपराध हैं, ये अब शुरुआत में होगा क्या, जैसे ये बदलाव हो रहे हैं तो उसका रेफरेंस क्या होगा, उसका प्रारूप क्या होगा। तो शुरुआत में राजद्रोह था, ये सब हटा करके शुरुआत में क्या किया जाएगा, महिला संबंधी अपराध, महिला संबंधी जो अपराध रहेगा वो शुरुआत में किया जाएगा उसको। यानी हो सकता है महिला संबंधी अपराध जो है आईपीसी की धारा 7 में मिल जाए, धारा 1 में मिल जाए, ठीक ना। और फिर दूसरे में आएगा या उसके बाद आएगा मानववध, यानी जो 302 आप जानते हैं मानववध को, वो हो सकता है धारा 20 में मिल जाए, ठीक है, धारा 15 में मिल जाए। उसका शुरुआती नंबरिंग उसको मिलेगी, शुरुआती जो है धारा में उसका प्रावधान किया जाएगा। और इसके आगे देखिए क्या इसमें है। इसके अलावा पहली बार कम्युनिटी सर्विस को बतौर सज़ा के रूप में शामिल किया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि अब कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी जाती है, लेकिन इसका कानून में प्रावधान है नहीं, नए कानून में इसका प्रावधान। कम्युनिटी सर्विस क्या है, कम्युनिटी सर्विस ये होता है कि छोटे छोटे अपराध या कोई छोटे अपराध कर रहा है तो उसे सज़ा दी जाएगी कम्युनिटी सर्विस, यानी उसे लोक सेवा की सज़ा दी जाएगी। उसे वृक्षारोपण कराया जा सकता है, सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई कराई जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह की उसे सज़ा दी जाएगी। इस प्रकार के प्रावधान किए जा रहे हैं जो कि देश हित में ठीक हैं। आगे देखते हैं, कई अपराधों में सज़ा में बढ़ोतरी की गई है। मसलन गैंग रेप के मामले में फिलहाल सज़ा कम से कम 10 वर्ष की है, इसे बढ़ाकर 20 वर्ष किया जा रहा है, यानी इसे कठोरतम बनाया जा रहा है। जो गैंग रेप के मामले हैं वो उसे कठोरतम जो मामले रहेंगे उसे उसमें मिलने वाली सज़ा को बढ़ा दिया जा रहा है। साक्ष्य कानून में अब इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन को भी शामिल किया गया है। साथ ही गवाह, पीड़ित और आरोपी अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सभी अदालतों में पेश हो सकेंगे। अमित शाह ने कहा कि परिवर्तनों के साथ चार्जशीट करने से लेकर जिरह तक ऑनलाइन भी मुमकिन हो सकेगी, यानी जो कचहरी में या न्यायालयों में भीड़ दिखती है, हो सकता है आने वाले दिनों, महीनों, सालों में कम लगे, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी लोग उसमें पेश हो सकते हैं। नए विधेयक में फॉरेंसिक के इस्तेमाल और मुकदमे की सुनवाई की टाइमलाइन भी तय कर दी गई है। मिसाल के तौर पर सेशन कोर्ट में किसी केस में जिरह पूरी होने के बाद 30 दिन के भीतर जजमेंट देना होगा। इसकी डेडलाइन को 60 दिवस तक बढ़ाया जा सकता है। यानी ये न्यायपालिका पर के रफ्तार को बढ़ाना चाह रहे हैं। जो ढुलमुल रवैया रहता है, केस चलता रहता है, सालों साल, दशकों तक चलता रहता है, उसे महीनों या साल में निपटाने का इन्होंने कुछ सप्ताह, महीने या साल के अंदर निपटा देने का प्रावधान ये लोग कर रहे हैं। आगे देखते हैं। फिलहाल इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। इसके अलावा अब अदालतों को 60 दिवस के भीतर चार्ज फ्रेम करने होंगे। नए चार्ज फ्रेम यानी आरोप तय करना होगा। नए बिल में सर्च के दौरान वीडियोग्राफी का भी प्रावधान है, यानी जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। क्या होगा असर, इसका असर क्या होगा, ये अहम है कि तीनों विधेयक संसद की स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया है। मई 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन तीनों कानूनों में परिवर्तन सुझाने के लिए कमेटी का गठन किया था। इसके अलावा कई रिटायर्ड जजों, वरिष्ठ वकीलों और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को भी अपने विचार भेजे थे। उनका कहना था कि कमेटी में विविधता का अभाव है, इसे पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए। अब बिल संसदीय समिति के सामने है, जहां पर विपक्ष इन पर अपनी राय रखेगा, इस पर बहस होगी। इन बिलों को लॉ कमीशन के पास भी भेजा जाएगा। इसके बाद ही इसे संसद में दोबारा लाया जाएगा, जहां इन पर बहस होगी और इन्हें पारित किया जा सकेगा। एक बार अंतिम प्रारूप सामने आए तो तभी पता चल सकेगा इन परिवर्तनों का मौजूद मुकदमों पर क्या असर पड़ेगा। संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को केवल उसी चीज़ के दोषी ठहराया जा सकता है जो घटना के समय अपराध, इसलिए जो भी बदलेगा वो भविष्य में होने वाले अपराधों के लिए ही बदलेगा। ये इस स्टैंजा का यही मतलब है कि यदि कोई 2020 में अपराध किया है, उस अपराध के लिए उसे सज़ा 500 रुपये थी, जो कि 2023 के विधेयक द्वारा
उस सज़ा को बढ़ा करके 10,000 कर दिया जा रहा है। तो यदि कोई अपराध 2020 में किया है तो तत्काल में जो पुराना आईपीसी सीआरपीसी कानून था उसी के अनुसार से सज़ा मिलेगी। नए कानून के माध्यम से उसे सज़ा नहीं दे सकती। यानी अपराध कोई पहले किया है और नया कानून बनाकर के उसके अपराध की सज़ा को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। आगे देखते हैं। कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी लाने के संबंध में गृहमंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य अधिकांश मुकदमों को 3 साल के भीतर खत्म करने का, ताकि बैकलॉग कम हो सके। जो बोझ है, मुकदमों का बोझ है, ढेर सारी लाइन लगी हुई है, वो समाप्त हो सके। ये चीज़ें, ये जानकारी थी शॉर्ट में। यदि किसी तरह के आप सुझाव देना चाहते हैं या प्रश्न हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बिल्कुल आप भेजें और हम आपके प्रश्न का जवाब देने का पूरा प्रयास करते हैं। तो ये था आईपीसी सीआरपीसी और आईईए यानी इंडियन इमीडिएट एक्ट में होने वाले आमूल चूल परिवर्तन के बारे में वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।